हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करें भारत की नदियों की, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जो भारत की नदियाँ हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला तो हिमालयी नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ यानी कि जो हिमालय के पास से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि दक्षिण भारत में बहती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, जो हिमालयी नदियाँ हैं तो इन्हें भी तीन भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो आज की इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट के वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु नदी कितने देशों में होकर बहती है। तो देखिए, जो सिंधु नदी है ये 3 देशों में होकर बहती है। कौन कौन से हैं? तो चीन, भारत और पाकिस्तान, इन 3 देशों में होकर बहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की कितनी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो देखिए, जो सिंधु नदी है इसकी प्रमुख 5 सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, इसकी 5 सहायक नदियां कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। ये इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियाँ, इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए, ये जो 5 और सहायक नदियाँ हैं ये सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। अब देखिए, मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए, ये जो सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। और इस सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब देखिए, ये जो सिंधु नदी है ये चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और यहाँ से होकर ये लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में जाती है, और वहाँ से ही अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और यहाँ पर जो सबसे नीचे है सतलुज नदी, ये भी चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। और देखिए, यहाँ पर आपको क्रम याद रखना है कि सबसे ऊपर सिंधु नदी है, उसके बाद झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी, फिर ब्यास और लास्ट में है सतलुज नदी। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर में बैरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और ये जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। और ये जो रावी नदी है ये भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और ब्यास नदी ये भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है और सतलुज नदी में मिल जाती है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो चिनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो याद रखना है। और देखिए, ये जो सिंधु नदी और सतलुज नदी है तो ये दोनों नदी 3 देशों में बहती हैं, चीन, भारत और पाकिस्तान। जबकि जो झेलम, चिनाब और रावी है तो ये तीनों नदी 2 देशों में बहती हैं, भारत और पाकिस्तान में। एकमात्र नदी है ब्यास नदी जो कि सिर्फ भारत में बहती है। तो सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी कौन सी है जो भारत में बहती है? तो ब्यास नदी है, तो याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। देखिए, सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और वहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो तिब्बत का मानसरोवर झील है। और इसका मुहाना क्या है, यानी कि जहाँ पर ये जाकर गिरती है तो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। देखिए, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ भारत के बाहर तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मैंने आपको बताया था कि 2 नदियाँ हैं, सिंधु नदी और सतलुज नदी, जो कि भारत के बाहर निकलती हैं तिब्बत के मानसरोवर झील से। आगे बात करें, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। और देखिए, ये जो चिनाब नदी है इनके बस सभी के बारे में आपको दोबारा से फिर से बता दूँ। चिनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से होता है, और इसका मुहाना क्या, यानी कि किस नदी में जाकर मिलती है? तो सिंधु नदी में जाकर मिलती है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में
चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें झेलम नदी की, तो देखिए ये जो झेलम नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से निकलती है, तो जम्मू कश्मीर में बैरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, यानी कि इसका मुहाना है चिनाब नदी। देखिए इस नदी का वैदिक कालीन नाम बितस्ता था। और देखिए जो श्रीनगर है ये झेलम नदी के तट पर बसा है। तो याद रखना है कि जो झेलम नदी है इसका पुराना नाम क्या है वैदिक काल में, तो बितस्ता था। बात करें रावी नदी की, रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और देखिए जो लाहौर है ये रावी नदी के तट पर बसा है। और जो सतलुज नदी है इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और देखिए जो भाखड़ा नागल बांध है ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर ही बना है, याद रखना है। इसके बाद बात करें ब्यास नदी की, तो देखिए जो ब्यास नदी है इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है और ये सतलुज नदी में जाकर मिलती है। इसके बारे में बता दूं, देखिए ब्यास नदी और सतलुज नदी का जो संगम होता है पंजाब के हरी के क्षेत्र में होता है और यहाँ पर ही हरी के क्षेत्र में भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ये कहाँ से निकलती है, तो पंजाब के हरी के बांध से निकलती है जहाँ पर ब्यास नदी और सतलुज नदी का संगम होता है, तो याद रखना है। इसके बाद बात करें सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो कि पाकिस्तान में नहीं बहती। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र की जो सभी नदी मैंने आपको बताई हैं तो इनमें से एकमात्र नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी। तो ये जो ब्यास नदी है ये सिर्फ भारत में ही बहती है, पाकिस्तान में नहीं बहती। बाकी जो नदी है वे पाकिस्तान में भारत में बहती हैं, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी के जल को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो देखिए आपने सिंधु जल समझौते का नाम सुना होगा, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये जो समझौता था यानी कि ये जो संधि थी, तो इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो आपको डेट याद रखनी है, क्या थी, 19 सितंबर 1960। और भारत की ओर से कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए इस समझौते के अनुसार जो सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियाँ थीं, तो इन 6 नदियों में से जो ऊपर की 3 नदियाँ थीं, सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, तो इन तीनों नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान इन तीनों नदियों के जल का उपयोग 80% कर सकता था और भारत 20% कर सकता था। जबकि जो नीचे की 3 नदियाँ थी ब्यास, रावी और सतलुज, तो इन तीनों नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया। भारत इन तीनों नदियों के जल का उपयोग 80% कर सकता था और पाकिस्तान 20%। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये था सिंधु नदी तंत्र जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, तो यहाँ क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यानी कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए मैप के जरिए जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से होता है और देखिए तिब्बत में इसे यारलुंग या सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखिए तिब्बत से होते हुए ये नदी सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। देखिए इससे पहले यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है नमचा बरवा। नमचा बरवा की पहाड़ी है, तो इसके पीछे से मुड़कर यानी कि इसके साइड से मुड़कर ये नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को, तो दिहांग कहा जाता है, याद रखना है। इसके बाद ये असम राज्य में प्रवेश करती है, असम राज्य में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और यहाँ पर धुबरी होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और देखिए आप सभी जानते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है।
तो जब जमुना नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी यानी कि पद्मा नदी का संगम होता है तो यहाँ पर जाकर ये मिल जाती हैं। तो जब इनका संगम होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मेघना कहा जाता है। यानी कि जमुना नदी और पद्मा नदी की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, तो मेघना कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से मणिपुर राज्य से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। तो ये नदी मेघना में जाकर मिल जाती है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा है मेघना, तो उसमें जाकर मिल जाती है ये बराक नदी। उसके बाद ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो याद रखना है। बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो देखिए वैसे तो इसकी कई सहायक नदियाँ हैं, लेकिन जिनके बारे में पूछा जाता है मैं आपको बता दूं। तो देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर ऊपर की ओर से भारत में आती है तो इसका राइट साइड कौन सा है, तो ये है, और लेफ्ट साइड ये है। तो लेफ्ट साइड की बात करें यानी कि बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले दिबांग है, फिर लोहित है, धनसिरी और कपिली। तो ये इसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद बात करें दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की तो कौन कौन सी हैं, तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रेडाक और तिस्ता। ये जो तिस्ता नदी है सिक्किम के चुलामू लेक से निकलती है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। अब देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है और कहाँ पर है। तो असम राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। इसका नाम क्या है, तो मांजुली द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है मांजुली द्वीप, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम राज्य में। तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में जब बहती है तो इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर तक हो जाती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कितनी चौड़ी होगी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, भारत में कितने किलोमीटर बहती है, तो भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर बहती है। भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो देहांग कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, तिब्बत में इसे यरलुंग तुसांगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहा जाता है। असम राज्य में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तो ये सभी नाम महत्वपूर्ण है, सभी याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिबांग नदी किसकी सहायक नदी है। तो देखिए दिबांग किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कपिली नदी। ये इसके बाईं ओर से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। इसके बाद बात करें दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की कौन कौन सी हैं, संकोश नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, रेडक नदी, तिस्ता नदी और सुबनसिरी नदी। ये इसके दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। और देखिए आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं कौन कौन से हैं, तो डिब्रूगढ़, तेजपुर है और गुवाहाटी। ये इसके नदी के किनारे यानी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। चलिए आगे देखते हैं। असम राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बना द्वीप कौन सा है, तो मांजुली द्वीप है। किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए असम राज्य ने इसे मांजुली को जिला भी घोषित कर दिया। ये इतना बड़ा द्वीप है जिसे कि जिला घोषित कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मेघना। तो देखिए जो गंगा नदी है, जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा कहा जाता है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है। तो जब इन दोनों नदियों का संगम होता है उसके बाद जो इनकी संयुक्त धारा है तो उसे कहा जाता है मेघना। तो याद रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। उसके बाद ये दुनिया के सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो याद रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना में समाहित होने वाली नदी कौन सी है।
तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, लेकिन इस मेघना में समाहित होने वाली यानी कि मिलने वाली नदी कौन सी है, तो वो है बराक नदी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बराक नदी भारत के मणिपुर से निकलकर नागालैंड, मिजोरम व असम व बांग्लादेश में बहते हुए गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना में समाहित हो जाती है। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।